हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। 23 मार्च 2025 को हुए आसाम स्लेट एग्जामिनेशन के कंप्लीट पेपर 1 की आंसर की आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स को इस आंसर की को चेक करने के बाद एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और ओवरऑल कितने मार्क्स आप स्कोर कर पा रहे हो। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जामिनेशन के लेवल की बात करें तो इस बार काफी सारे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए थे। पिछली बार के पैटर्न से जो हमेशा पूछा जा रहा है उससे थोड़े से डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन आए थे। बट पेपर जो है डिफिकल्ट नहीं था, पेपर थोड़ा सा लॉजिकल था। एंड पेपर को हम मॉडरेट लेवल पर मानकर चलेंगे, ना तो बहुत आसान था ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। देखिए, आपको पता होगा पेपर जो है वो मल्टीपल शिफ्ट्स में हुआ था, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि आपकी शिफ्ट में पहला क्वेश्चन कुछ और दिख रहा है। तो आप लोगों के क्वेश्चंस बिल्कुल सेम ही होंगे, उनको शफल करके अलग अलग शिफ्ट्स में अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो इस शिफ्ट के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन है, एज चेयरमैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ एजुकेशन, Jacques Delors' report to UNESCO was titled as what? So इनकी जो रिपोर्ट थी यूनेस्को को दी गई थी, इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? तो इस रिपोर्ट का टाइटल था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। क्लियर? विद whose name is the two factor theory of intelligence associated। टू फैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो स्पीयरमैन के द्वारा एसोसिएटेड थी, उनसे उनके इंटेलिजेंस से एसोसिएटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाकर आंसर मिल सकता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन इट्स रीसेंट जजमेंट, जो कि अप्रैल 2012 में हुई थी। और ये जजमेंट थी रिलेटेड टू द वैलिडिटी ऑफ राइट्स टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट्स टू एजुकेशन एक्ट 2009 के वैलिडिटी को लेकर कुछ जजमेंट आई थी अप्रैल 2012 में सुप्रीम कोर्ट की। उसमें किस चीज के बारे में बात नहीं की थी? देखो, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, आपको पता है एक लेवल तक सभी के लिए फ्री एजुकेशन होती है, तो ये तो इसमें थी। बट वी हैव टू सेलेक्ट नॉट वाला ऑप्शन, तो सी आंसर नहीं हो सकता। अब सी नहीं है तो डी भी नहीं होगा। ठीक है, राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें नॉट वाली टर्म सेलेक्ट करनी है। अब ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है नो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर पुअर चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल। ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होगी। तो ये क्या है? ये एक नेगेटिव टर्म है, और जो भी स्टेटमेंट एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती है वो कभी भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि नॉट बोला था इसलिए ये हमारा सही उत्तर है। इजीली एलिमिनेट कर सकते थे लॉजिक लगाकर। नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, दैट इज 6 मीटर। आगे है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन दैट इज एनवीसी डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। एनवीसी काफी सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, इससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स थे, दैट इज योर एम्पैथी। एंड दूसरा फैक्टर ब्लेम एंड क्रिटिसिज्म, तो एक नेगेटिव टर्म है, ये भी नहीं हो सकता। कॉन्फ्लिक्ट भी, लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है ये भी एक नेगेटिव टर्म है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ए के साथ सेकंड भी नहीं होगा, ए के साथ थर्ड भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है फोकस ऑन नीड्स एंड फीलिंग्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पैराग्राफ बेस्ड है, यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसके आंसर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, नॉट टू पब्लिश दी स्टोरी। आगे आंसर है हमारे पास, इसका आपने देखा है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 एंड 4 ओनली। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जितने भी आंसर्स हैं ना, ये थोड़ा सा क्विकली हम आपके लिए लेकर आए हैं। हो सकता है किसी एक आधे क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गई हो, हम भी इंसान हैं, है ना, थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं। तो आप लोग को अगर उस चीज का श्योर आंसर पता है या किसी बुक का रेफरेंस पता है, तो आप हमारे साथ कमेंट करके शेयर कर सकते हो कि इस बुक में इसका ये वाला आंसर बताया है। ठीक है, तो हम उस अकॉर्डिंग चीजों को रिलेट करके आपके साथ सही उत्तर डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है, वैसे हमने पूरी कोशिश की है कि आपके साथ बिल्कुल 100% सही आंसर्स ही शेयर किए जाएं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहती हूँ कि 2026 में भी एग्जाम होगा। जैसे देखिए 29 नवंबर को नोटिफिकेशन आई थी, इस साल भी सितंबर अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आप लोग आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके लिए पेपर 1 का एक कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जहां पर स्टूडेंट्स आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे मॉर्निंग और इवनिंग में।
इसके साथ आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस भी किए जाएंगे, पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, अपडेटेड मॉक टेस्ट एंड एमसीक्यू सीरीज दी जाएगी, पूरा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। तो ये 2 नंबर्स आपको दे रही हूँ, अंकिता सूद मेरा नाम है। आप व्हाट्सएप पर इन पर कॉल या मैसेज करके अपने आसाम स्लेट के पेपर 1 की पूरी जानकारी ले सकते हो। एंड इसकी फीस जो है वो 2000 रहेगी। जब तक आपका अगला एग्जाम नहीं हो जाता तब तक के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं है कि पेपर डिले हो गया तो कोर्स की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। नो, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक ये वैलिड रहेगा, चाहे फिर एग्जाम आपका 3 महीने में हो रहा है या जब भी हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब है रिसर्च एप्टीट्यूड का एक इजी क्वेश्चन, रिसर्च डिजाइन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, रिसर्च डिजाइन, अ रिसर्चर नीड्स टू प्रिपेयर अ प्लान ऑफ एक्शंस कि आप क्या करने वाले हो। ठीक है, उस चीज का एक प्लान बनाते हैं फॉर हिज और हर स्टडी विच इज नोन एज रिसर्च डिजाइन। सेकेंड ऑप्शन ने बोला है द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल डेटा इज नोन एज रिसर्च डिजाइन। नो, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल डेटा जो है वो आपकी रिपोर्ट हो सकती है, या दूसरे व्यू में देखें तो वो आपका ओवरऑल थीसिस हो सकता है। तो ये तो सही आंसर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी भी आंसर नहीं हो सकता। The methods used in analysis and findings in final conclusion is called research design. No, analysis और finding फाइनल कंक्लूजन रिसर्च डिजाइन नहीं होता है। रिसर्च डिजाइन हमें बोलता है कि आप एक ओवरऑल डिजाइन बनाइए कि आप क्या करने वाले हो, क्या प्लान है आपका। अब जैसे आप लोग पेपर की तैयारी करने बैठते हो तो आप एक डिजाइन बनाते हो ना, एक रफ सा फ्रेम करते हो, प्लान बनाते हो कि यस पेपर 1 को मुझे 30 डेज में करना है, पेपर 2 को मुझे 40 डेज में करना है, 3 आवर्स पेपर 1 के लिए, 6 आवर्स पेपर 2 के लिए, है ना। तो ये एक प्लान है, एक डिजाइन आपने बनाया, दैट इज कॉल्ड रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट है अ रिसर्च वर्क इन्वॉल्विंग टेम्पोरल एनालिसिस ऑफ फिनोमिना इज रिलेटेड टू। टेम्पोरल, यहाँ पर एक कीवर्ड है टेम्पोरल, दैट इज रिलेटेड टू टाइम। टाइम से रिलेटेड क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द लर्नर्स होलिस्टिक परफॉर्मेंस कवरिंग स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरियाज। यहाँ पर डायरेक्टली आपको बोला है लर्नर का होलिस्टिक परफॉर्मेंस, और लर्नर का होलिस्टिक परफॉर्मेंस हमेशा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में ही देखा जाता है। नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेशन यूनिट का क्वेश्चन, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडुटेनमेंट। एडुटेनमेंट देखकर आधे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। एडुटेनमेंट का मतलब है एजुकेशन एंड प्लस एंटरटेनमेंट। जैसे स्टूडेंट्स को अब गेम्स के थ्रू सिखाया जाता है, हमारे जमाने में तो डंडे मारकर पढ़ाया जाता था, है ना, अब गेम्स के थ्रू सिखाया जा रहा है। तो एजुकेशन को एंटरटेनमेंट से रिलेट कर रहे हैं, दैट इज एंटरटेनमेंट, सॉरी एडुटेनमेंट। एडुटेनमेंट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग दैट हेल्प्स। तो ये क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं सिखाता, एक नेगेटिव टर्म से डिलीट कर दो। ठीक है, लाइव एक्शन और गेम, लाइव एक्शंस नहीं होते इसमें, तो इसको भी गलत कर दो। ठीक है, सिनेमैटिक परफॉर्मेंसेस भी नहीं होती, इसलिए ये गलत था। इन प्रोवाइडिंग रिलैक्सेशन प्लेजर एंड इंजॉयमेंट विद सिनेमैटिक परफॉर्मेंसेस। सिनेमैटिक परफॉर्मेंसेस लाइक एक्शन गेम्स इंटरैक्टिव, यहाँ पर एक्शंस की वजह से जो है वो आंसर गलत हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है, एनलाइटनिंग द ऑडियंस, यानी कि स्टूडेंट्स को एक तरीके से जागृत करना थ्रू इंट्रापर्सनल, एक अपने आप से उनको सेल्फ रियलाइजेशन करवाना कम्युनिकेशन में, ऑडियो विजुअल एड्स और लाइव एक्शंस। क्लियर। तो ये सही और अप्रोप्रिएट आंसर है। देखो कई बार क्या होता है ना, ऑप्शंस में हमें 2 आंसर सही लगते हैं, लेकिन हमें उनमें से फिर देखना होता है कि ज्यादा पावरफुल कौन सा ऑप्शन लग रहा है। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन सप्लाइज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस इश्यूज इवेंट्स एंड सोसाइटल डेवलपमेंट इश्यूज। द फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज, फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग का होता है। कई जगह पर आपको को रिलेशन सिखाया जाएगा, ये गलत आंसर है, ब्रॉडकास्टिंग इसका सही आंसर होगा। मास कम्युनिकेशन करता ही क्या है, एक व्यक्ति मल्टीपल ऑडियंस को, एक हैवी ऑडियंस को इंफॉर्मेशन एक साथ डिलीवर करता है, उसको ब्रॉडकास्ट करना ही तो बोलते हैं। डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड थ्रू, डेमोक्रेसी इज रिफ्लेक्टेड टू अलाउइंग मैक्सिमम participation of students in classroom activities.
नेक्स्ट वी हैव इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, दैट मीन्स अपने आप से बात करना। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ थ्रू सेल्फ टॉक, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, वेरी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट। आई होप देखो जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस में पढ़े हैं उन लोगों को डेफिनेटली ये चीजें बहुत आसान लग रही होंगी, है ना। एक बार मुझे बताओ किस किस को पेपर का क्या आप लोगों का रिव्यू रहा, सब कुछ मुझे बताइए। दो वर्ड्स रिलेटेड हैं, हैंड का रिलेशन फिंगर के साथ जो है वही रिलेशन हमें ढूंढना है पेन का किसके साथ है। देखो फिंगर जो है वो हैंड का एक पार्ट है, वैसे ही पेन का एक पार्ट क्या है, निब है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दी, ओके, हाउ मेनी स्क्वायर्स there in the following figure, so there are 20 squares, very easy question, find the odd one out। so यहाँ पर इग्लू जो है वो एक अलग टर्म है, राफ्ट, कैनोय, याक जो है ये तीनों रिलेटेड टर्म्स है, इग्लू इज डिफरेंट। सो मैथ्स डीआई वाला ये पार्ट अभी हमारा है, इसमें डायरेक्टली आंसर बताती हूँ। इनमें स्टूडेंट्स अगर आपको यूनिट वाइज डिटेल्ड आंसर चाहिए तो बता दो, मैं अलग से उसके लिए क्लास लेकर आऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है 70, ठीक है। 23 का सही आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 24 वी हैव करेक्ट आंसर 30। सो इसके बाद यहाँ पर एक टेबल आप लोगों को दिया है। सो इसमें अगर हम देखेंगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। स्टूडेंट्स मुझे एक चीज ये भी बताइए कि आप लोगों ने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है या कुछ क्वेश्चंस छोड़कर आए हो, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरा पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो चांस बढ़ जाता है कि अच्छा स्कोर कर सके। इसका आंसर भी सही है, ठीक है। इक्विवेलेंट, बाइनरी इक्विवेलेंट, देखिए ये हमने पढ़ा था, करेक्ट आंसर ये है, प्रोसेस बिल्कुल सही है। 3 यहाँ पर 1 आना था, यहाँ पर 0 आना था। ओके, आंसर आपने देख लीजिए, एक मिनट। 27 है यहाँ पर, 13 2 ज़ा 26, 1 आ गया, 2 6 2 ज़ा 12, 1 3 2 ज़ा 6, 0 1, सो ये आ गया 1 1 0 1 1, ठीक है। सो इसको इस तरीके से करना था। आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, जिनकी भी आंसर किया, बस तरीका थोड़ा सा गलत हो गया है, बट आंसर से मतलब है ना। IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बेसिक टर्म है, आजकल बहुत स्टैंडर्ड में चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, सॉरी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। सो सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन से रिलेटेड है ऑप्शन नंबर 3। इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, मैं सच में इसके लिए श्योर नहीं हूँ। अब जो स्टूडेंट्स थोड़े से एनवायरमेंट रिलेटेड हैं वो एक बार मुझे बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इंडिया लॉन्च्ड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2021 में। ये देखिए ये वाला पेपर इसलिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रहा क्योंकि करंट अफेयर, देखो लास्ट में आप लोग सब बोल रहे थे मैम करंट अफेयर पढ़ा दो, तो 2021 2019 के क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं, करंट अफेयर नहीं आते। मैंने आपको डे 1 में भी बताया था कि नेट या सेट में करंट अफेयर पर फोकस करो ही मत। इतने 6 महीने के करंट अफेयर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, या आएगा भी तो एक आधा क्वेश्चन आएगा जो कि बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम जिसको मैं बोलती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप खुद देख रहे हो 2021 2019 से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, है ना। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर प्लांट in India operates on MOX and is called as fast breeder reactor। breeder reactor is very important, ये है कल्पकम। Clear? Next question we have Vikramshila, yes, was one of the most important centers of learning in India, which emperor established it? So धर्मपाल, yes, ये वाला जो है ये है हमारा तक्षशिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। A dealer offers a discount, okay, so numerical question है, डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, is not an encompassing principle underlying the successful implementation of value education। so ये कन्विक्शन होगा, नॉट ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर ए। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, मैंने आपको बताया था ना 3 डोमेन्स की हिरारिकी पूछी जाएगी, ठीक है। सो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की हायरार्की में नॉलेज, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। नेक्स्ट वी हैव इस मैथ्स का क्वेश्चन, इसका आंसर भी आपका 800 बिल्कुल सही है।
रिसर्चर शुड बी वैल्यू ओरिएंटेड, रिसर्च शुड बी वैल्यू ओरिएंटेड, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग क्रिएचर्स, नो लिविंग क्रिएचर्स में तो पशु पक्षी और ये सब भी है, उनके इंटरेस्ट को हम कैसे जानेंगे, है ना। ऑप्शन बी फॉल्स है, आगे है इन द सेल्फ इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट भी होना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ रिलीजन, ये दो फॉल्स हैं, ठीक है, ऑप्शन वन ही सिर्फ ट्रू है हमारे पास। An investigator should study the census data for a given area and prepared a write up based on them. Such a write up is called, so इस तरीके के जो write ups होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनको research report बोलते हैं। एक सेकंड दीजिएगा, studied the census data for a given area and prepared a write up based on them, ठीक है, तो इसका आंसर यस, रिसर्च रिपोर्ट नहीं होगा, रिसर्च आर्टिकल ही होगा, रिसर्च आर्टिकल और रिसर्च पेपर, ठीक है, नॉट रिसर्च रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन देखिए हमेशा आते हैं, इसका आंसर आपको बता रही हूँ, आपको क्या करना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, आपको वैल्यूज पुट करनी है, जैसे कि माइनस का मतलब डिवाइड है तो यहाँ पर माइनस था, इधर हम डिवाइड लिख देंगे, प्लस का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन लिख देना है, डिवाइड का मतलब माइनस है, डिवाइड का मतलब माइनस है, मल्टीप्लीकेशन का मतलब प्लस है, तो ये स्टेटमेंट बन गई 42 माइनस 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, नहीं, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका आंसर 26 आ जाएगा तो सही आंसर है, ठीक है, ये देखो आपने रूल सही लगाया है बॉड मास का, गुड। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन, इफेक्टिवनेस, टीचिंग हमारी इफेक्टिव है या नहीं, एक जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हमारी टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर जरूरी नहीं है, कई बार कम क्वालिफाइड टीचर्स भी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो ये फॉल्स है। पर्सनालिटी ऑफ टीचर भी जरूरी नहीं है ना, हैंड राइटिंग नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट होता है बट इफेक्टिवनेस टीचिंग की नहीं बढ़ती, एक टीचर को सब्जेक्ट का कितना ज्ञान है दैट इज इम्पॉर्टेंट, सो सिर्फ डी सही है, सिर्फ ए सही है, वेरी गुड, आपका आंसर सही है, ठीक है। सिलेक्टिव मोरालिटी इज द बेसिस ऑफ, सो सिलेक्टिव मोरालिटी ऑप्शन नंबर वन होगा, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुलाई इन क्लासरूम। टू ऑब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पर दिए हैं, ट्री एंड फॉरेस्ट, आपको बताना है इनके बीच में क्या रिलेशन है। देखिए फॉरेस्ट बड़ा है, फॉरेस्ट के अंडर ट्रीज होते हैं, वैसे ही इसमें देखो शिप, ऐसे उल्टा रिलेशन आना है, ट्रीज कहाँ होते हैं, फॉरेस्ट में, ओशन कहाँ होते हैं, शिप में, नो, स्टूडेंट्स कहाँ होते हैं, टीचर्स में, नो, बुक्स कहाँ होती है, लाइब्रेरी में, यस, स्कूल कहाँ होते हैं, चिल्ड्रन में, नो, वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल एज ऑफ 3 चिल्ड्रन, ओके ओके ओके, यहाँ पर आपको बताया है, ऑप्शन नंबर 30 सी 36 आंसर सही है। लेक्टोमीटर, लीनियर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, गुड। रिजिड का मतलब ब्रोकन है, रिजिड का मतलब, रिजिड को यहाँ पर अगर ब्रोकन के साथ रिलेट किया गया है, ठीक है, सो आपको एडमायरेशन पूछा है, डिसरिस्पेक्ट, वेरी गुड, ये भी आंसर आपका सही है। आनंद एंड सबीर आर फ्रेंड्स, ओके, आपको ये 4 स्टेटमेंट्स ऊपर दी हुई हैं, आगे बोला है द इन्फेरेंसेस ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स आर, सो ये इन्फेरेंसेस आर रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। पॉपुलेशन एंड टाइम इन ईयर्स दिया हुआ है, आपको इसको रिलेट करना है, इसके बेसिस पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन्फ्लुएंस, द पॉपुलेशन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, नो, इसका सही आंसर है द पॉपुलेशन इनिशियली इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एंड देन स्टेबलाइजेस, यस। देखो यहाँ से पॉपुलेशन, देखो क्या हुआ यहाँ पर, थोड़े समय से पॉपुलेशन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और जब मुड़ गया इसका मतलब है कि वो स्टेबल हो गई, ठीक है। सो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में बोला है, सबसे पहले आता है बिट, फिर बाइट, एफ एंड बी, एफ एंड बी, सब जगह एफ एंड बी ही है, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट, ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
नॉट एन आउटपुट डिवाइस। स्पीकर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है। इजी क्वेश्चन था, सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड। द पर्सन हु इज नोन एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। सो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है जावेद पेयिंग को। सो ओवरऑल हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको पेपर एनालाइज करके बताऊं, आईसीटी यूनिट के जितने क्वेश्चंस थे हमने एज इट इज पढ़े थे। रिसर्च एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस हमने एज इट इज पढ़े थे। देन टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा था, मैथ्स बिल्कुल बेसिक था, डीआई बिल्कुल बेसिक था, ये भी हमने पढ़ा था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने कहा था रिवीजन करोगे तो आसान लगेगा, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, वही चीजें हुई। राइट, इसके अलावा हायर एजुकेशन से दो क्वेश्चंस जो है वो रिलेटेड थे। पीपल एंड एनवायरमेंट से भी दो क्वेश्चंस रिलेटेड थे, बाकी थोड़े से अनएक्सपेक्टेड थे। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन आए थे जो कि बिल्कुल बेसिक थे, जिसमें आपको वो पेन और निब वाला बताया, फॉरेस्ट वाला बताया, तीन क्वेश्चंस थे ये, है ना? तो आप एक आइडिया लगा लिया है अब आपने कि कितना इजी क्वेश्चन था, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा था, काफी चीजें उसमें से आई थी। यस, कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड भी थी, वो मैं नहीं बोल रही कि बिल्कुल एज इट इज आया था, अनएक्सपेक्टेड भी थी, बट याद रखिए कि जितना आपने पहले पढ़ा था वो क्वेश्चंस अगर आपने सारे सही किए हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्वालिफाई करने से, क्योंकि जो चीजें अनएक्सपेक्टेड थी वो सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड थी ना। वो तो सभी का गलत होगा, किसी के तुक्के लग जाएंगे वो अलग बात है, बट वैसे तो ओवरऑल सबका गलत ही होगा। तो जिन लोगों ने बाकी यूनिट्स में आईसीटी, रिसर्च, टीचिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये यूनिट्स के सारे क्वेश्चन सही किए हैं, पढ़े हुए में से ही क्योंकि आए थे, तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए। एडवांस में आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ कि आपका एग्जाम तो क्वालिफाई हो ही गया है ना? चलिए फिर इसी के साथ एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।